सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर बॉय अभिषेक मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग एसओएफ के आईएमओ यानी इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड एग्जामिनेशन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड एग्जामिनेशन होता क्या है, इसका एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, सिलेबस में कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, किस तरीके से आपको इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी चाहिए, इंपॉर्टेंट बुक्स कौन से होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के इंपॉर्टेंस कितना है, आखिर आपको ये एग्जामिनेशन क्यों देना चाहिए, किस तरीके से आप बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हो इस साल के लिए, अगले साल के लिए क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। इसके अलावा आपके जितने भी कोई भी डाउट होंगे इस वीडियो के दौरान आपको ज़रूर से समझ में आ जाएंगे, कोई भी आपका डाउट नहीं रहने वाला, हम लोग डिटेल में सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। तो एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड होता क्या है। एसओएफ यानी साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन 7 डिफरेंट सब्जेक्ट में हर साल एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है। जैसे कि आपका साइंस होता है, मैथमेटिक्स होता है, सोशल साइंस होता है, जनरल नॉलेज होता है, इसके अलावा स्पोर्ट्स होता है, साइबर ओलंपियाड होता है, इंग्लिश ओलंपियाड होता है। डिफरेंट सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जाते हैं और इन्हीं में से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे पुराना और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन आपका इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड एग्जामिनेशन होता है। आप में से कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड एग्जामिनेशन एक दूसरा अलग भी होता है जहां पर आपका सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होता है। ये कंप्लीटली अलग ऑर्गेनाइजेशन है। एसओएफ कंप्लीटली ओलंपियाड एग्जामिनेशन जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है, सारे के सारे क्वेश्चन एमसीक्यू में आने वाले हैं, दोनों कंप्लीटली डिफरेंट होने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आपके सामने आता है कि भैया हमको मैथमेटिक्स ओलंपियाड एग्जामिनेशन क्यों देना चाहिए, आखिर इस एग्जामिनेशन में बैठने का आपको फायदा क्या मिलने वाला है। सबसे पहला है, स्कूल के एग्जामिनेशन के बाद, स्कूल कंप्लीट करने के बाद, क्लास 12 के बाद अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अपियर करना चाहते हो, किसी रिनाउंड कॉलेज में एंट्री लेना चाहते हो, तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अपियर करना पड़ता है। ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन किस तरीके से अपियर किया जाता है, नेगेटिव मार्किंग का क्या इंपैक्ट होता है, उस डर को, उसको फेस करने की आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस होनी ज़रूरी है। मैथमेटिक्स ओलंपियाड एग्जामिनेशन एसओएफ आपको एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी देता है जहां पर आप 5 डिफरेंट लेवल पर, सबसे पहले आपको क्लास रैंक मिलती है, आपको सिटी रैंक मिलती है, जोनल रैंक मिलता है, रीजनल रैंक, इंटरनेशनल रैंक। 5 डिफरेंट रैंक्स में आप खुद को जज कर सकते हो। जितने भी बच्चे अपियर करेंगे आप उनमें से अपनी पोजीशन जज कर सकते हो। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस आए होंगे, आपने क्या ऑप्शन मार्क किया था एग्जामिनेशन में, उसका करेक्ट आंसर क्या है, डिफिकल्टी लेवल क्या थी, कितने % बच्चों ने उस क्वेश्चन को करेक्ट किया है, एक अच्छा खासा रिपोर्ट आपको देखने को मिलता है। इस तरीके से आप इस एग्जामिनेशन को अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकते हो, अच्छे तरीके से अपना प्रोडक्टिविटी दिखा सकते हो कि आखिर इस एग्जामिनेशन से आपको सीखने को क्या मिलता है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगी। अगर आप स्कूल के बोर्ड एग्जामिनेशन से, अपने स्कूल के एग्जामिनेशन से बाहर निकल करके कोई तैयारी करना चाहते हो तो इस एग्जामिनेशन आपको ज़रूर अपियर करना चाहिए। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप में से कई सारे बच्चे फाउंडेशन कोर्स के बारे में जानते होंगे या फिर आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। मैं यहाँ पर आपको छोटा सा हिंट देना चाहूँगा। फाउंडेशन कोर्स का मतलब होता है कि आप एक्चुअल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन से पहले जो अपनी तैयारी करते हैं उसको फाउंडेशन कोर्स कहा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप आईआईटी की तैयारी करना चाहते हैं तो बच्चे जनरली 11th और 12th में अपनी प्रिपरेशन शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप जो कुछ भी पढ़ते हो वो फाउंडेशन कोर्स में काउंट किया जाता है। इसीलिए अगर आप फाउंडेशन कोर्स की तैयारी करना चाहते हो, अगर आप अपने क्लास से थोड़ा ज़्यादा पढ़ना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि आपका क्लास का सिलेबस आपके लिए बहुत आसान है, अगर आप अपने क्लास के टॉपर हो तो आपको ज़रूर से आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है, थोड़ा बाहर निकल कर पढ़ना पड़ता है। अगर आप फाउंडेशन कोर्स में हो, डेफिनेटली आप उस एग्जामिनेशन में ज़रूर अपियर करना चाहिए, क्योंकि आपके स्कूल के डिफिकल्टी लेवल से थोड़ा ऊपर क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। आप प्रैक्टिस कर सकते हो, सीख सकते हो, ज़्यादा आगे बढ़ सकते हो। इस तरीके से इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आपको लगता है कि आप मैथमेटिक्स में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, इस एग्जामिनेशन में आपको ज़रूर अपियर करना चाहिए। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में डिस्कशन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका इंडियन सिटीजन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक का कोई भी स्टूडेंट अपियर कर सकता है। कॉलेज स्टूडेंट के लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करवाया जाता है। ये एग्जामिनेशन आपके स्कूल के थ्रू ही आप अप्लाई कर सकते हो, आपके स्कूल में ही आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। स्टेज 1, स्टेज 2 दो डिफरेंट लेवल में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाते हैं, लेकिन स्टेज 1 के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो स्टेज 1 आपके अपने स्कूल में ही होने वाला है, इसलिए आपको अप्लाई भी अपने स्कूल के थ्रू ही करना पड़ेगा। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप एग्जामिनेशन के अपियर कर सकते हो। एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो 150 रुपीज़ एग्जामिनेशन फीस है। 150 रुपीज़ में आप इस एग्जामिनेशन में अपियर कर सकते हो। अब हम लोग एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में डिटेल में डिस्कशन करना शुरू करते हैं। तो एग्जामिनेशन पैटर्न को हम लोग 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। क्लास 1 से लेकर के क्लास 4 तक एक कैटेगरी होती है, क्लास 5 से लेकर के क्लास 10 तक एक कैटेगरी होती है, क्लास 11 एंड 12 का एक अलग कैटेगरी होती है। तो एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्लास 1 से लेकर के क्लास 4 तक के स्टूडेंट्स की बात करें तो यहाँ पर पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर को हम लोग 4 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला सेक्शन आपका लॉजिकल रीजनिंग का होता है। इसमें आपको कुल मिलाकर के 10 क्वेश्चन पूछ जाएंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, तो ये सेक्शन आपका 10 मार्क्स का बनता है।
दूसरा सेक्शन यहाँ पर आपका मैथमेटिकल रीजनिंग का होता है। इसमें आपको कुल मिलाकर के 10 क्वेश्चन पूछ लेंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, तो ये सेक्शन आपका 10 मार्क्स का बनता है। थर्ड सेक्शन यहाँ पर आपका एवरीडे मैथमेटिक्स का होता है। इसमें आपको कुल मिलाकर के 10 क्वेश्चन पूछ लेंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, तो ये सेक्शन आपका 10 मार्क्स का बनता है। फोर्थ सेक्शन यहाँ पर आपका अचीवर सेक्शन का होने वाला है। इसमें आपको कुल मिलाकर के 5 क्वेश्चन पूछ लेंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, तो ये सेक्शन आपका 10 मार्क्स का बनता है। कुल मिलाकर के यहाँ पर आपको 35 क्वेश्चन पूछ लेंगे और फुल मार्क्स यहाँ पर आपको 40 मार्क्स का होने वाला है। इस पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर को देने के लिए आपको 1 आवर यानी 60 मिनट्स का टाइम पीरियड दिया जाएगा। होपफुली आपको एग्जाम पैटर्न समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्लास 5 से लेकर क्लास 10 तक के स्टूडेंट्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर को हम लोग 4 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला सेक्शन आपका लॉजिकल रीजनिंग का होने वाला है। इसमें आपको कुल मिलाकर के 15 क्वेश्चन पूछ लेंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, तो ये सेक्शन आपका 15 मार्क्स का बनता है। दूसरा सेक्शन आपका मैथमेटिकल रीजनिंग का होने वाला है। इसमें आपको कुल मिलाकर के 20 क्वेश्चन पूछ लेंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, तो ये सेक्शन आपका 20 मार्क्स का बनता है। थर्ड सेक्शन यहाँ पर आपका एवरीडे मैथमेटिक्स का होने वाला है। इसमें आपको कुल मिलाकर के 10 क्वेश्चन पूछ लेंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, तो ये सेक्शन आपका 10 मार्क्स का बनता है। फोर्थ सेक्शन यहाँ पर आपका अचीवर सेक्शन का होने वाला है। इसमें आपको कुल मिलाकर के 5 क्वेश्चन पूछ लेंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स, तो ये सेक्शन आपका 15 मार्क्स का बनने वाला है। कुल मिलाकर के यहाँ पर आपको 50 क्वेश्चन पूछ लेंगे और फुल मार्क्स यहाँ पर आपका 60 मार्क्स का होने वाला है। इस पूरे के पूरे एग्जामिनेशन को देने के लिए आपको 60 मिनट यानी 1 आवर का टाइम पीरियड दिया जाएगा। अब हम लोग क्लास 11th और क्लास 12th के एग्जाम पैटर्न के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर को हम लोग 4 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला सेक्शन यहाँ पर आपका लॉजिकल रीजनिंग का होने वाला है। इसमें आपको कुल मिलाकर के 15 क्वेश्चन पूछ जाएंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, तो ये सेक्शन आपका 15 मार्क्स का बनता है। दूसरा सेक्शन यहाँ पर आपका मैथमेटिकल रीजनिंग या फिर आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स जिसको कहते हैं, इसमें आपको कुल मिलाकर के 20 क्वेश्चंस पूछ जाएंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, तो ये सेक्शन आपको 20 मार्क्स का बनता है। थर्ड सेक्शन यहाँ पर आपका एवरीडे मैथमेटिक्स का होने वाला है। इसमें आपको कुल मिलाकर के 10 क्वेश्चन पूछ जाएंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, तो ये सेक्शन आपका 10 मार्क्स का बनता है। फोर्थ सेक्शन यहाँ पर आपका अचीवर सेक्शन का होने वाला है। इसमें आपको कुल मिलाकर के 5 क्वेश्चन पूछ लेंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स, तो ये सेक्शन आपका 15 मार्क्स का बनता है। कुल मिलाकर के यहाँ पर आपको 50 क्वेश्चन पूछ जाएंगे और फुल मार्क्स यहाँ पर आपका 60 मार्क्स का होने वाला है। इस पूरे के पूरे एग्जामिनेशन को देने के लिए आपको 60 मिनट्स यानी 1 आवर का टाइम पीरियड दिया जाएगा। होपफुली आपको एग्जाम पैटर्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एग्जाम पैटर्न समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसी के ऊपर आप अपनी तैयारी कर सकते हो, स्ट्रैटेजी बना सकते हो, कुछ भी आगे का प्लानिंग आपको करना होगा। एग्जाम पैटर्न समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा आपको सिलेबस के बारे में अगर हम बात करें तो हर एक क्लास का क्वेश्चन पेपर कम्प्लीटली डिफरेंट होने वाला है, इसलिए हर एक क्लास का सिलेबस भी कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। अगर आप अपने क्लास का सिलेबस देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा, या फिर आप SOF के ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके IMO का अपने क्लास का सिलेबस अच्छी तरीके से देख सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपको कहीं नहीं जाना है, NCERT की किताब में, आपके NCERT के क्लास की किताब में जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, वो सारे के सारे आपके सिलेबस में इंक्लूडेड हैं। उन्हीं टॉपिक्स में से, उन्हीं चैप्टर्स में से ही आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब हम लोग इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं कि आखिर आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से आपको इस एग्जामिनेशन की तैयारी करनी चाहिए। अगर आपके पास लास्ट का 1 महीना है, 10 दिन है, 2 दिन है, अगले दिन कल आपका एग्जामिनेशन है, तो आपकी माइंडसेट क्या होना चाहिए, या फिर अगर आप अगले साल अपनी तैयारी करना चाहते हो तो किस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए, आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको सबसे पहले आपका सिलेबस कंप्लीट करना ज़रूरी है। कई सारे बच्चे बिना सिलेबस कंप्लीट किए एग्जामिनेशन में अपीयर करते हैं। सबसे पहले वो फॉर्म फिलअप करते हैं और डायरेक्टली एग्जामिनेशन में जाकर के बैठ जाते हैं। एग्जामिनेशन में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे, ये लिख करके ले लो। इसके हिसाब से आपको सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना ज़रूरी है। साल के शुरुआत से ही एक पेज पकड़ो और एग्जामिनेशन से पहले अच्छा खासा टाइम पीरियड लेकर के 1 महीने पहले कम से कम आपका सिलेबस कंप्लीट होना ज़रूरी है। तभी जा कर के आप रिवाइज कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, मॉक टेस्ट दे सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कम से कम 1 महीने का टाइम पीरियड आपके पास, आपके हाथ में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। अब सिलेबस कंप्लीट किस तरीके से करना है, यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान में रखना ज़रूरी है। मैं साइड बाय साइड इंपॉर्टेंट किताबों, इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में भी बताता रहूँगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट किताब है आपका खुद का टेक्स्ट बुक। अगर आप CBSE से हो, NCERT बुक्स, अगर आप ICSE से हो या फिर स्टेट बोर्ड को बिलोंग करते हो, तो आपके अपने टेक्स्ट बुक को सबसे पहले कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। अपना टेक्स्ट बुक सबसे पहले अच्छे तरीके से कंप्लीट करो। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट किताब आती है RD शर्मा। RD शर्मा उस टॉपिक के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जहाँ पर आपको डिफ़िकल्टी आती है। अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट समझ में नहीं आता है तो आपने NCERT से एक बार प्रैक्टिस कर लिया, उसके बाद आपने RD शर्मा से कंप्लीट कर लिया, तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा और आप उसके हायर लेवल के क्वेश्चंस कर सकते हो। ये आपके बेसिक प्रिपरेशन के लिए ज़रूरी है। थर्ड इंपॉर्टेंट किताब आती है MTG की वर्कबुक।
ओलंपियाड एग्जामिनेशन में अपियर करने से पहले एमटीजी की वर्कबुक 100% कंप्लीट होनी ज़रूरी है। ये लिख करके ले लो, एमटीजी की वर्कबुक सबसे इंपॉर्टेंट किताब है, क्योंकि स्कूल का सिलेबस काफ़ी नीचे होता है, स्कूल के क्वेश्चंस के लेवल काफ़ी नीचे होते हैं और एमटीजी के जो एसओएफ के ओलंपियाड के क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी हायर लेवल के होते हैं। उसके लिए स्पेशल तैयारी करनी ज़रूरी है। तो भैया आपने एनसीईआरटी को क्यों कहा? एनसीईआरटी बेसिक प्रिपरेशन होती है, बेसिक करने के बाद हम लोग हायर लेवल के क्वेश्चंस कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि बिना एनसीईआरटी किए आप एमटीजी के क्वेश्चंस करने लग जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अब आपको पढ़ना किस तरीके से है? एनसीईआरटी कंप्लीट किया, आरडी शर्मा कंप्लीट किया, उसी पर्टिकुलर चैप्टर को आपने एमटीजी के वर्कबुक से भी कंप्लीट कर लिया। इस तरीके से सिस्टमैटिकली करते हुए जाओ। अगर आपको कोई टॉपिक, कोई चैप्टर, कोई क्वेश्चंस, कोई एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, उस चैप्टर के उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को नोट डाउन करो, टिक लगाओ, मार्क करो और रिपीट करो उस चीज़ को 1 महीने बाद, 7 दिन के बाद, कहीं भी रिपीट करते रहो। प्रैक्टिस करने से आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। अगर आप कुछ फॉर्मूलाज लिखना चाहते हो, फॉर्मूलाज नोट डाउन करना चाहते हो, नोट्स बनाना चाहते हो, कई सारे बच्चे पूछते हैं कि मैथमेटिक्स में नोट्स बनाना ज़रूरी है कि नहीं? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लिख करके ले लो, मैथमेटिक्स में नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। वो ज़माना चला गया जब हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस कर सकते थे और एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर जाते हैं। वो बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके लिए काम आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको फॉर्मूलाज लिख करके याद होना ज़रूरी है। फॉर्मूलाज लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद एग्जामिनेशन में अपीयर करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देखने को मिलेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन से एक रात पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले आप पूरा का पूरा किताब कंप्लीट तो कर नहीं सकते। वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को रिवाइज करने में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प देखने को मिलेगा। इसीलिए नोट्स बनाना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। नोट्स आपको कैसे बनाना चाहिए? सबसे पहली चीज़ है, आपको सिर्फ फॉर्मूलाज लिखना चाहिए। डिफिकल्ट क्वेश्चंस क्या हैं उनको नोट डाउन करना चाहिए। नोट्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि आप पूरे के पूरे क्वेश्चंस को किए जा रहे हो, वैसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप में से कई सारे बच्चे पूछ रहे थे कि भैया हमको एनसीईआरटी और आरडी शर्मा साथ में करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। एक चीज़ ध्यान में रखो, मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना करके आपको ज़रूर एक्सप्लेन कर दूंगा किस तरीके से आपको दोनों कवर करना चाहिए। लेकिन मेरा कहना क्या है, मतलब है, आरडी शर्मा पूरा कंप्लीट करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता है। अगर आपको कोई टॉपिक डिफिकल्ट लगता है तो वहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए आरडी शर्मा एक रेफरल बुक के हिसाब से काम देता है। साइंस के लिए हम जैसे कि दूसरे किताबों को फॉलो करते हैं, एस चांद होता है, प्रदीप होता है, उसी तरीके से यहाँ पर आरडी शर्मा का इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आपको समझ में आ गया, एनसीईआरटी, आरडी शर्मा, एमटीजी आपने अच्छे तरीके से कंप्लीट कर दिया। ये मैंडेटरी किताबें हैं, ये ज़रूर करके जाना है। इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट किताबों के बारे में बात करें तो सबसे पहले आता है पियर्सन की किताबें। पियर्सन की आईआईटी फाउंडेशन की किताबें आती हैं, अगर आप उनको करना चाहते हो डेफिनेटली कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स की किताबें आती हैं, उनको करना चाहते हो कर सकते हो। इसके अलावा ओलंपियाड गाइड नाम की कई सारी किताबें आती हैं, दूसरी पब्लिकेशंस की आती हैं, यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हो। वो काफ़ी अच्छी किताबें होती हैं और वो हायर लेवल की भी होती हैं, उनको आप ज़रूर से फॉलो कर सकते हो। क्लास 11th और क्लास 12th के बच्चों को इनमें से कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, सिवाय एमटीजी की वर्कबुक के। अगर आप खरीदना चाहते हो खरीद सकते हो, लेकिन 11th और 12th के बच्चे, अगर आप आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हो, जेईई मेंस और जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको खास कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ से अभी आपकी ओलंपियाड एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छे खासे तरीके से हो सकती है। क्लास 8 से नीचे हो, क्लास 10 से नीचे हो, तो इन सभी किताबों को अच्छे तरीके से फॉलो कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पर आप अच्छे खासे तरीके से अपने ओलंपियाड एग्जामिनेशन में परफॉर्म कर सकते हो। इनके अलावा अगर आपको कुछ करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सैम्पल पेपर। सैम्पल पेपर आपको कई सारी जगहों पर मिल जाएंगी, उस पर्टिकुलर साल का भी मिल जाएगा, इस साल का हो, अगले साल का हो, जब कभी भी आप रेफर करना चाहते हो। पास्ट ईयर सैम्पल पेपर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरे पास पर्सनली जितने भी क्वेश्चन पेपर थे उनको मैंने वहाँ पर अपलोड किया हुआ है, आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अगर वहाँ पर आपके पर्टिकुलर क्लास का क्वेश्चन पेपर नहीं खुल रहा है तो इसका सिंपल सा मतलब है कि मेरे पास वो क्वेश्चन पेपर नहीं है। मेरे पास वो अगर क्वेश्चन पेपर होता है तो मैं अपलोड कर देता हूँ। अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर है तो आप मुझे सेंड कर सकते हो। अभी आपको एक ईमेल दिख रहा होगा, वहाँ पर आप मुझे अच्छे तरीके से स्कैन करके पीडीएफ फॉर्मेट में किसी भी तरीके से भेज सकते हो। अच्छे तरीके से स्कैन करके भेजो, कई सारे स्टूडेंट्स को हेल्प हो जाएगी। मैं वेबसाइट पर भी पब्लिश कर सकता हूँ, आप लोगों को पढ़ा सकता हूँ। तो आप आगे आकर के ज़रूर हेल्प करो यार, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, हम लोग ज्ञान बांटेंगे तभी जाकर के हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इन सभी चीज़ों को छोड़ करके एग्जामिनेशन में आपके क्या माइंडसेट होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सेक्शन वाइज आपको अपीयर करना ज़रूरी है, क्या माइंडसेट होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है अचीवर सेक्शन को सबसे पहले सॉल्व करना। मेरा सजेशन यही होगा, अगर आपकी कोई अलग स्ट्रैटेजी है, अगर आप उस पर काम कर रहे हो डेफिनेटली कर सकते हो, लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है किस तरीके से अपीयर करना है तो आप मेरा फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले अचीवर सेक्शन को करो क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा वेटेज होता है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, उसके बाद आपको लॉजिकल रीजनिंग पर जाना है, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग में फ्रेश माइंड ढूंढता है। लॉजिकल रीजनिंग, उसके बाद एवरीडे मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल रीजनिंग, इस तरीके से आप कर सकते हो।
अचीवर सेक्शन सबसे पहले करने का बहुत ज़्यादा एडवांटेज आपको देखने को मिलेगा स्टेज 1 में भी, स्टेज 2 में भी। यहाँ पर आपको सबसे ज़रूरी चीज़ है, आप जिस तरीके से पढ़ रहे हो वही पढ़ते रहो। उसके हायर लेवल के क्वेश्चंस ही अचीवर सेक्शन में पूछे जाते हैं, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसीलिए वहाँ पर थोड़ा टाइम लगता है। उसको सबसे पहले खत्म करो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वेटेज होता है। इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग के लिए वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग की किताब आती है, उस चीज़ को खरीद सकते हो। SOF के IMO, NSO या फिर जितने भी लॉजिकल रीजनिंग की आज या फिर आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे वहाँ से आप अच्छे खासी तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो, बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। या फिर आप अपने MTG के वर्कबुक से भी जरूर प्रैक्टिस कर सकते हो, वहाँ पर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपको लॉजिकल रीजनिंग देखने को मिलेगा। होपफुली आपको सारी की सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए, हर एक क्वेश्चन आपको मार्क करके जरूर आना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्वेश्चन छोड़ के आओगे एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, ये लिख करके ले लो। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको एग्जामिनेशन में अपियर करना है। होपफुली आपके सारे के सारे डाउट्स ज़रूर क्लियर हो गए होंगे। मैंने लगभग सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से कवर करने की कोशिश की है। कम समय में सारी चीज़ों को कवर करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। अगर आपका कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। कोई सजेशन हो, कोई किसी के ऊपर डिमांड चाहते हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। हम उन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर सकते हैं, या फिर मैं खुद से रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। आने वाले वीडियोज़ में हम लोग इसी तरीके से किसी एक डिफरेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। RD शर्मा को किस तरीके से कवर करना चाहिए, NCERT का कितना इंपॉर्टेंस होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में बच्चों में काफ़ी कम अवेयरनेस है। इन चीज़ों को जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी मैंने आपको जितने भी किताबें बताई है उनके बारे में हमने डिटेल में बुक टॉक्स के एपिसोड में डिस्कशन किया हुआ है। अगर आप जानना चाहते हो तो उन वीडियोस को ज़रूर देख सकते हो, आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। काफ़ी सारे किताबों के बारे में आप जान सकते हो, सीख सकते हो। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। सी हैव अ गुड डे एंड बाय।